हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 12 में पहले चैप्टर का ही है। तो उसमें जो देखिए जो टॉपिक है विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है? तो विद्युत फ्लक्स जो होता है इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, एक बात फिर से जान लीजिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। विद्युत फ्लक्स को दर्शाते हैं, इसे दर्शाया जाता है किससे? तो फाई ई से। इसे हम फाई ई से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका जो सूत्र होता है, विद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए। ठीक है, ई डॉट डी ए होता है। अब यहाँ पर जान लीजिएगा कि इसी को थोड़ा और आगे प्रसारित कर देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ से ये कैसे आया है तो बता दें। क्या मान लेते हैं एक विद्युत क्षेत्र है, यह एक विद्युत क्षेत्र गया हुआ है। तो यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र गया है तो यहाँ पे एक एरिया मान लीजिए, एक छोटा सा एरिया है जिसका एरिया डी ए रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बिंदु रहेगा तो इससे जो निकलेगा तो ये डी ए हो जाएगा एरिया की दिशा, माने एरिया जो होगा इसका लंबवत आगे की बाहर निकल जाता है और यह तीव्रता हो गई, इसके बीच का जो एंगल होता है वो थीटा हो जाता है। ठीक, तो वहीं से इस सूत्र का निगमन हुआ है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए। अब बताइए आप सदिश नियम से जैसे ए डॉट बी यदि आपको कहेंगे तोड़ने के लिए तो ये भी कॉस थीटा होता है, उसी रूल से इसको आप तोड़ लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। ये वाला भी फार्मूला हो सकता है, तो ये वाला फार्मूला हो जाता है। अब देखिए जहाँ पर कौन क्या होता है उसको हम बता रहे हैं। जहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, जहाँ फाई तो जानते ही है, फाई विद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। डीए क्या है? डीए जो है वो ये जो अल्पांश जो क्षेत्र देख रहे हैं, छोटे से अवयव का क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल का परिमाण। और जो डीए, ये डीए है जो डायरेक्शन है, देखिए ये एक परिमाण है डीए, और जो इसका डायरेक्शन है वो दिशा जो होता है, अभिलंबवत जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक ना, अभिलंबवत खींचे गए बाहर की ओर खींचेगा, अभिलंबवत अनुदिश होता है। जैसे ये क्षेत्रफल है, डीए क्या क्या बताता है तो परिमाण है, और इसकी दिशा जो है बाहर की ओर लंबवत होती है, चाहे बाहर के अनुदिश अभिलंबवत होती है, देखिए तो अभिलंबवत होते हैं, यहाँ से बाहर की ओर अभिलंबवत होते हैं। डीए दो चीज बताता है, याद रहे तो हमेशा। और इसके ई और डीए के बीच का जो कोण है वो थीटा है। तो यह विद्युत फ्लक्स का फार्मूला है फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए या फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो आइए थोड़ा इसका मात्रक जानते हैं, कैसी राशि है और इसकी बीमा क्या होता है। तो आइए जान लेते हैं, इसको देख लीजिए। इसके बाद हम इसी के नीचे लिख देते हैं, दिखेगा यहाँ पे। आप जानना हो तो जान सकते हैं। यहाँ पे इसका मात्रक जो है, मात्रक मिटा ही देते हैं। देखिए मात्रक जो होगा तो सबका अपना अपना फाई इज इक्वल टू मात्रक क्या होता है
तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो इसका मात्रक निकालना है विद्युत फ्लक्स का। ई जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, डी ए जो है क्षेत्रफल है। तब बताइए कॉस थीटा का मात्रक होता ही नहीं है क्योंकि अचर राशि में आ जाती है। तो यहाँ पर बताइएगा ई तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम गुणे बताइए डी ए क्षेत्रफल है, तो डी ए क्षेत्रफल है तो उसका मात्रक हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इसका मात्रक हो जाएगा फाई का। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए इसकी बीमा क्या हो जाएगी। बीमा हो जाएगा फाई का, पहले हम लिख देते हैं फार्मूला ई डी ए कॉस थीटा। बताइएगा तो बीमा जब निकालेंगे तो बीमा मान लीजिए इसका हम पहले लिख लेते हैं न्यूटन, पहले मात्रक ही लिख लेते हैं न्यूटन बटे कूलाम और गुणे डी ए का होता है मीटर स्क्वायर। न्यूटन का ये बल है, ये कूलाम आवेश है, ये मीटर है। तो बल का बीमा जो होता है mL/T-2 होल बट्टा में कूलाम हो जाएगा A/T और इंटू L पर 2। ठीक है, मीटर की बीमा हो जाएगी। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए तो क्या होगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट में m, देखो यहाँ पे L 2 और 1 3 हो जाएगा, mL/3 T-2 आया नीचे जाएगा तो माइनस हो जाएगा A/-1 T/-1। इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा mL/3 -1 -2 जोड़ देंगे तो -3 A/-1। ये हो जाएगा विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब विद्युत फ्लक्स का जो है वो आप जान लो इसमें कैसी राशि है, तो यहाँ पे राशि लिख देते हैं। कैसी राशि है, विद्युत फ्लक्स का केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। तो लिख देंगे क्या, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यह अदिश राशि हो गई, यहाँ से मात्रक बीमा और राशि निकल गई। अब आगे चलते हम लोग, अब आगे हम लोग चलेंगे इसमें बारे में। तो विशेष स्थिति दिखेंगे तो विशेष स्थिति 3 को निकल के आएगी। थीटा का मान जो होगा एक बार 0 रखेंगे, एक बार 90 रखेंगे और एक बार 180 रखेंगे। फिर देखते हैं कि क्या निकल के आता है। तो चलिए देखिए विशेष स्थितियों के बारे में चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। विशेष स्थिति में क्या क्या होगा। पहला, यदि इसका पूरा फार्मूला लिख देते हैं ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला प्रसारित रूप है, इंटीग्रेशन वाला नहीं है। यदि थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब उसी के अनुदिश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश यदि रखा जाएगा तब, तो थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्षेत्र के अनुदिश, क्षेत्र के अनुदिश का मतलब जिधर क्षेत्र का गया उसी की दिशा में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता इधर थी, इधर ही दिशा में, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही कंडीशन है। ए ई और डी ए देखिए यहाँ पर ई भी हो गया और इसी पर डी ए भी चला जाएगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में रहेगा तो फाई का मान कितना होगा, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, हो जाएगा ई डी ए कॉस 0, तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 की वैल्यू हो जाती है 1, हो जाएगा ई डी ए। देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो फाई ई का मान जो है वो मैक्सिमम होता है ई डी ए के रूप में। ठीक ना, तो यहाँ पे आप जान लीजिएगा। तो यहाँ से एक नोट निकल के आता है क्या, यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर की ओर
बाहर की ओर जाती है बाहर की ओर जाती है, ठीक है, बाहर की ओर जाती है तो फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता है, ठीक ना। तो जैसे जब फ्लक्स के बाहर की ओर जाएगा, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। यदि मान लीजिए फ्लक्स का मान धनात्मक आता है तो आपसे पूछ देगा बल रेखाओं की दिशा बताइए। तो फ्लक्स की रेखा यदि बाहर जाएगी तो विद्युत बल रेखा कैसी बाहर की ओर निकलेंगी। अब आगे देख लीजिए, दूसरा नोट है, यदि थीटा इज इक्वल टू 90 अंश हो, यानी कि क्या लंबवत हो ना, हो तब लंबवत हो चाहे 90 अंश हो तब क्या होगा फाई का मान। तो फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डी ए कॉस 90 अंश, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है 0। तो जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाता है। मतलब क्या है, मतलब ये है आपका कि यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है, मतलब यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा में यदि डीए जो होता है वो अभिलंबवत गुजर रहा हो, यदि थीटा का मान तो 90 हो जाएगा, तो उस समय स्थिति क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तीसरा देख लीजिए, तीसरा हो जाता है यदि थीटा इज इक्वल टू 180 हो तब, तो थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो उसका मान रखेंगे तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 180 रख देते हैं, फाई डी ई डी ए गुणे -1 हो जाएगा माइनस ई डी ए, फाई इज इक्वल टू आ गया। देखो माइनस में आया तो यह मिनिमम है, विद्युत फ्लक्स का मान मिनिमम होता है, न्यूनतम कब होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन देख लो ऐसे रहता है, यह ई हो गया और बाहर की तरफ जब इधर आएगा ना डी ए तो यहाँ पे 180 अंश का डिग्री का एंगल बनता है। जो दोनों यहाँ पे था दोनों सेम डायरेक्शन में जब गुजरेगा तब जाके थीटा इक्वल टू 0 हो जाता है। वहाँ पर अपोजिट जाएगा तो 180 और पेंडिकुलर हो जाएगा 90, तो यह 90 वाला डायरेक्शन, तो यहाँ पे यह 90 वाली डायरेक्शन है, ठीक ना। तो अभी जो है इसमें देख लेंगे तो ये वाला चीज़ हो गई। ये इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पर देखिए जब विद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाएगी विद्युत बंद पृष्ठ से चाहे पृष्ठ से, तो फाई का मान धनात्मक होता है, जिससे कि बाहर अब ये अंदर आ रही है तो हम लोग लिख देंगे इसका नोट जो है, यदि बल रेखा पृष्ठ के भीतर प्रवेश करे तब फाई ई का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो जब धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा, समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसमें विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, डिपेंडेंट कहाँ किस पर निर्भर करती है, विद्युत फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है। तो देखिए यहीं पे आ जाए, एक मिटाते हैं इसको थोड़ा, उसके बाद निर्भरता हम स्पष्ट कर देते हैं। विद्युत फ्लक्स का मान किस पर निर्भर करता है और किस पर नहीं, वो समझ लीजिए। निर्भरता, फाई विद्युत फ्लक्स की निर्भरता, देखिए तो विद्युत फ्लक्स का निर्भरता कहाँ पर निर्भर करेगा, तो आप बताइए, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं, फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, बताइएगा। देखो यहाँ पे है तो पहला निर्भरता किस पर है, यह विद्युत निर्भर जो करता है वह कुल आवेश पर, ठीक है, कुल आवेश पर और आवेश के वितरण पर, पृष्ठ पर वितरित आवेश पर फ्लक्स का मान निर्भर करता है। कहाँ पर वितरित हुआ है फ्लक्स, जिसे पृष्ठ के ऊपर वितरित हुआ है, सतह में वितरित हुआ है, तो इस पर यह निर्भर करता है।
और उसके बाद दूसरा है माध्यम पे, माध्यम पर भी निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ये भी निर्भर करता है इस पे, पृष्ठ की वितरित सतह पर निर्भर करता है, माने कैसे आवेश वितरित किए गए हैं और किस माध्यम में रखा गया है उस पर भी निर्भर करता है। तीसरा जो है किस पर निर्भर नहीं करता है तो वह है पृष्ठ की आकृति आकार पर विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ के आकृति तथा आकार पर फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है, विद्युत फ्लक्स का मान निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। ठीक है, तो ये विद्युत फ्लक्स का टॉपिक रहा। तो विद्युत फ्लक्स में इतना ही है और उसके बाद जो है इसमें आप जानो थोड़ा तो ये जो चीज़ें हैं इतनी आने के बाद चलिए अब हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे इसके बाद। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, तो आगे पढ़ते हम लोग गॉस का प्रमेय तथा नियम, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलिए, तो गॉस का प्रमेय तथा नियम, इसके नियमानुसार क्या होगा, नियमानुसार कहीं कापी उपी होगी तो उस पर लिख लीजिएगा, बोल देते हैं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। एक बार फिर से जान लीजिएगा, यही गॉस का प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और तो जान लीजिए यहाँ पे इसका मान क्या हो जाता है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में, देखिए कुल आवेश क्यू है उसका 1/ε0 गुना होता है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू बटा में ε0, जहाँ पे सभी को पता है फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स है, क्यू जानते ही हो आवेश है, ε0 क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। तो यह विद्युतशीलता हुआ वायु या निर्वात की। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देख लो, अभी और क्या इसका हो सकता है, या फाई का फार्मूला अभी पीछे पढ़े हैं ना, तो फाई का फार्मूला अभी क्या पढ़े हैं, इंटीग्रेशन E.dA इज इक्वल टू क्यू बटा में ε0, ये वाला भी फार्मूला हो सकता है। या इसी का फाई बराबर उसका प्रसार कर दो तो हो जाएगा E.dA cos थीटा इज इक्वल टू क्यू बटा में ε0, ये वाला भी हो सकता है। तो गॉस का प्रमेय में कहीं भी कोई भी रख के उसको देखा, इन सब का प्रयोग न्यूमेरिकल में किया जाता है, ये वाला ये तो इसका बेसिक रूल है, बेस है जो फार्मूले के अनुसार निकला हुआ। अब यहाँ पर जो वैल्यू आप पीछे वाला मान रखोगे तो अलग अलग नियम निकल के सामने आते हैं। तो ये इसका निगमन करते हैं, गॉस के प्रमेय का निगमन कैसे होता है। तो चलिए देखिएगा, ये क्यू बटा में ε0 हम प्रूफ करके लाएंगे, कैसे आता है ये। तो हम लोग गॉस के प्रमेय के नियम का निगमन चाहे सत्यापन या निगमन, ठीक है, निगमन। चलिए, तो हम लोग जैसे एक इसका स्टेटमेंट फिर एक बार पढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट के आधार पर ही हम इसका चित्र बनाएंगे। ठीक है, कह रहा है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। तो हमें एक बंद फ्लक्स मानना पड़ेगा, बंद पृष्ठ। तो चलिए मान लेते हैं, माना यहाँ पे एक बंद पृष्ठ है, माना लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको। माना एक बंद पृष्ठ है जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल ए है, ए भी मान सकते हैं, कैपिटल एस भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ए माना। इसके अंदर एक आवेश प्लस क्यू है,
और इससे एक इसके सतह पर, पृष्ठ के सतह पर एक छोटा सा अल्पांश एरिया डीए लिया गया है। डीए के भीतर अंदर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत फ्लक्स इससे होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। प्लस Q का P से दूरी R है और जो क्षेत्रफल के द्वारा Q पर कोण अंतरित हो रहा है, घन कोण, वह डी ओमेगा है। ठीक है, डी ओमेगा में फिक्स रही तो डी ओमेगा हो गया। अब यहाँ पर हम लोग एंगल के अनुसार जिससे फ्लक्स उत्पन्न होता है तो प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता, प्लस के कारण तीव्रता दूर होती है और माइनस के कारण तीव्रता की ओर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर डीए का भी देख लो। डीए का जो परिणाम लंबवत खींचेंगे तो इधर अभिलंबवत जाएगा, ये वाला इसका क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। चलिए, यही वाला है, हमें इससे होकर गुजरने वाला कितनी बल रेखाएं होकर गुजर रही हैं उसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये लिख देंगे यहाँ पर, इतना आप लोग स्टेटमेंट में लिख लीजिएगा, हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक, देखिए, प्लस Q के कारण P पर उत्पन्न तीव्रता बताइए। एक आवेश के कारण तीव्रता कितनी होगी, अच्छे निरक्षीय एक आवेश के कारण पिछली वीडियो पढ़ लीजिएगा। 1/4πε0 क्यों, क्योंकि यह निर्वात में रखा गया है। 1/ε0 Q बटे में R² OP के अनुदिश होगा। यहाँ पे यह बिंदु है O, OP के अनुदिश है ना इसकी तीव्रता, OP की दिशा में, OP की दिशा में इसकी डायरेक्शन जा रही है, इसलिए हमने लिखा इज इक्वल टू इतना। इक्वेशन नंबर क्या डाल लेते हैं इसको, 1। ठीक है, अब आप बताओ, हम लोग अभी पढ़े हैं पीछे विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि विद्युत फ्लक्स के सूत्रानुसार के सूत्र से क्या पढ़े हो, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा पढ़े हैं। चलिए, समीकरण 1 का मान यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर समीकरण 1 का जो मान है वहाँ पर रखने पे तो हो जाएगा, यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1 का मान रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण 1 का मान 1/4πε0 और Q बटा में R² इंटू DA cos थीटा हो जाएगा। Q को इधर बुला लो, Q बटा में 4πε0 DA cos थीटा बटा में R²। ध्यान देंगे कि यह DA cos थीटा बटा R² जो है वह DA के द्वारा प्लस Q इस पर अंतरित कोण है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि देखो यहाँ पे, चूंकि डी ओमेगा इज इक्वल टू DA cos थीटा बटा में R² हो जाएगा। तो जब इतना हो गया तो उसके बाद जो है हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे, तो ये वाला हो जाएगा आपका Q बटा में 4πε0, ये हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, ये डी ओमेगा हो जाएगा। अब इसके जगह पर हमने डी ओमेगा रख दिया। अब डी ओमेगा का जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, डी ओमेगा का, तो डी ओमेगा का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब डी ओमेगा का इंटीग्रेशन, देखिए ये जो डी ओमेगा है क्या दिखा रहा है, बस ये दिखा रहा है कि जो डी अल्पांश से होकर निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है, जब तक यह डिफरेंशियल लगा है तो अल्पांश से होकर, तो यहाँ पर भी डी फाई ई बन लगेगा। तो जब डी फाई ई लगेगा और हमें क्या निकालना है, पूरे पृष्ठ से होकर निकालना है तो यह अल्पांश से, तो लिख देंगे क्या, ए से पृष्ठ ए से संपूर्ण पृष्ठ, या लिख दीजिएगा संपूर्ण पृष्ठ ए से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स। तो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए क्या करना होगा, हमें हो जाएगा इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो चलिए इसी का समाकलन कर दीजिए। इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q बटा में 4πε0 डी ओमेगा।
तो यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अब डी ओमेगा की वैल्यू जो पहले इसको हल कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। अब ओमेगा की वैल्यू आप रख दो Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई होता है, आप लिख दीजिएगा, चूँकि ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई से 4 पाई कट गया तो हो जाए, ये वाला जब इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा, तो फाई ई हो गया। तो यहाँ पे आप लोग कहीं बॉक्स में नीचे अब लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट। यह जो है आपका प्रूफ हुआ गॉस के प्रमेय का। तो यहाँ पे गॉस का प्रमेय का इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो यहाँ पे हमने माना लिखवाया है, तो जैसे जैसे चित्र बना रहे थे वैसे बताते जा रहे थे, आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अभी पीछे हमने जो बताया गॉस के प्रमेय तथा नियम, जिनको पता नहीं होगा बालक उसको स्क्रीनशॉट लेके पूरा एक बार दो बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। जो समझ में आया उसको कमेंट में लिखकर कृपया बताएं। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ नोट्स हैं, कब काम करता है कब काम नहीं करता है, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाते हैं या इंटरव्यू वगैरह में पूछ देता है, जो प्रैक्टिकल होगा उसमें। पहला, माध्यम की उपस्थिति हो। अभी हमने जो गॉस का प्रमेय बताया वो निर्वात होगा, वह निर्वात हो या वायु हो, तो उस समय का था। तो निर्वात वायु में जो हमने बताया था Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की भी या वायु की विद्युतशीलता है। लेकिन जब माध्यम हो, तेल, कागज या कोई का टुकड़ा, तो फाई इज इक्वल टू Q बटा में केवल एप्सिलॉन होता है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है माध्यम की विद्युतशीलता है। दूसरा देख लीजिएगा, गॉस का प्रमेय तथा नियम, बंद पृष्ठ के आवेशों का बीजगणितीय योग। जैसे कह रहा है कि कहीं एक पृष्ठ है, इस पर मान लीजिए -Q प्लस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, देखिए तो बीजगणितीय योग इसका निकालिए, -Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q, ठीक है। देखो प्लस माइनस बीजगणितीय योग क्या हुआ, शून्य हुआ, माने टोटल पिंड पर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग शून्य होगा, तो उसमें फ्लक्स का मान क्या होगा, तो उस स्थिति यदि फ्लक्स का मान निकालिएगा तो शून्य ना होगा। फाई इज इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट, Q का मान 0 हो गया तो Q तो 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, कौन मतलब हुआ, 0 में भाग देंगे तो 0 आ गया, तो आवेश का योग ही शून्य हो गया, बीजगणितीय योग, तो शून्य आएगा फ्लक्स का मान। तीसरा, गॉस का नियम उन्हीं पर लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन, जैसे कूलाम का नियम, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। देखो F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर है ना, वर्ग व्युत्क्रम का नियम का पालन कर रहा है, तो इस पर जो है कूलाम के नियम पर गॉस का प्रमेय काम करेगा। फिर आप देख लो ग्रेविटेशनल फोर्स पर, गुरुत्वीय बल पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर आता है, त्रिज्या का स्क्वायर, तो उस पर भी यह काम करेगा। तो जितने भी वर्ग व्युत्क्रम के नियम होंगे उनमें गॉस का प्रमेय काम करेगा। 4 नंबर देखो, आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। फ्लक्स का मान, वैद्युत फ्लक्स का मान जो है आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है, न कि उसके आकार और आकृति पर। पिंड कैसा है, किस आकार का है, किस आकृति का, उस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए आगे 5 नंबर है, ई का मान, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फाई इज इक्वल टू EdA cos थीटा है, यहाँ पर ई है विद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत फ्लक्स है। देखो यह किससे उत्पन्न होता है, ये किससे उत्पन्न होता है, इस 5वें पॉइंट से उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का मान पृष्ठ के बाहर तथा अंदर स्थित आवेशों के कारण होता है। तो कोई पृष्ठ है, उसके बाहर आवेश स्थित हो या भीतर आवेश स्थित हो, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता उत्पन्न होता है, चाहे कहीं भी उत्पन्न हो तीव्रता उत्पन्न होता है। जबकि फाई ई का मान पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के
कारण होता है। पृष्ठ से परिबद्ध आवेशों के कारण फाई ई का मान उत्पन्न होता है। इस चीज को याद रखिएगा। छठा नंबर है, यदि Q आवेश जो है, यदि आवेश किसी वस्तु के केंद्र पर स्थित हो तब प्रत्येक फलक से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू Q बटा में N गुणे एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे देख लो, यदि मान लो कोई घन है, घन के केंद्र पर हमने एक आवेश रख दिया, ठीक है। अब इससे रख दिए हैं घन के केंद्र पे और इससे कह दें कि बताइए कितने, प्रत्येक फलक से कितने विद्युत फ्लक्स निकलेगा। तो सबसे पहले तो पता करो कि इसमें फलक कितने हैं। तो घन में क गो फलक होता है? 6 गो। तो n बराबर 6 गो फलक हो गया। तो जब 6 गो फलक हो गया तो फाई इज इक्वल टू Q बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है सूत्र। ई कब होता है? ई कितना होता है? पूरे पदार्थ का विद्युत फ्लक्स होता है, पूरे पदार्थ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होता है। लेकिन एक फलक से, प्रत्येक फलक से कहता है तो कितने फलक है? 6 से भाग दे दीजिएगा तो यही होता है, निकल जाएगा आपका प्रत्येक फलक से विद्युत फ्लक्स का मान। तो ये गॉस का प्रमेय तथा नियम का सत्यापन हुआ पीछे वीडियो। और यहाँ पे आपको हमने बताया गॉस के प्रमेय का नियम तथा सत्यापन, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग। और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं लिख लीजिएगा, कहीं शब्द छूटे हों तो हम बोल रहे थे तो उसमें से पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला वीडियो में हम लोग गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और अगला, आज का वीडियो यहीं तक। अगला वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।